नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाती हूँ कहानी 2 पल सुकून के भाग 82। आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। प्रकाश के स्वर्गवास होने के बाद सचमुच अब अंजलि के ऊपर बहुत से जिम्मेदारियां आ गई है, क्योंकि एक तरफ जहां उसके विधवा माँ जिनके उम्र बहुत हो चुकी है और अक्सर बीमार रहती है, वहीं बेटी पूर्वा जो अभी बिल्कुल बच्ची है, उसके पूरे जिम्मेदारी अब अंजलि के ऊपर ही है। और जो काम उसके पति प्रकाश कर लिया करते थे वह भी अब उसे ही करने होंगे। ऐसे में समय के साथ साथ अंजलि अपने आप को तैयार करने लगी। कभी कभी पति के फोटो के सामने खड़ी होकर बहुत भावुक हो जाती है और मन ही कहती है, तुम्हें मुझसे बहुत से शिकायत थी जो तुम कह नहीं सके, मगर मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि मुझसे शिकायत करने की बजाय मुझे इतना बड़ा सजा देकर चले जाओगे। मुझे इस तरह से अकेला छोड़कर चले गए। मेरे ऊपर इतने सारे जिम्मेदारी छोड़कर जाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि मैं अकेली परिवार को कैसे संभालूंगी, बेटी पूर्वा को कैसे संभालूंगी। ऐसे में क्षण भर में ही भावनाओं में आकर उसके आंखें छलक जाती है और काफी देर तक खड़ी होकर आंसू बहाती रहती है। माँ रुक्मणी देवी के नजर पड़ने पर अपने बेटी को समझाते हुए तथा संवेदना जताते हुए सांत्वना देने की कोशिश करते हुए बहुत से बातें कहती है, ताकि अंजलि वक्त के नजाकत को समझते हुए अपने आप को संभालने की कोशिश कर सके। रुक्मणी देवी समझाते हुए कहती है, बेटी अब तो समय बहुत आगे निकल चुकी है, ऐसे में व्यर्थ विलाप करने से भला अब क्या लाभ होंगे। अब तो तुम्हारे सामने कोई तरह के चुनौतियां हैं। एक तरफ जहां तुम्हें अपने अस्तित्व को बनाए रखने होंगे, वहीं बेटी पूर्वा की परवरिश करने की जिम्मेदारी भी अब केवल तुम हारे ही कंधों पर है। अब तुम्हें एक साथ माता पिता दोनों के भूमिका निभाने होंगे। अगर तुम इस तरह से टूटते जाओगे तो बेटी पूर्वा को कैसे संभालोगे। तुम्हारे सामने भी बहुत लंबी रास्ते पड़ी हुई है। अगर तुम इस तरह से आंसू बहाती रहोगी तो पूर्वा भी तुम्हारे साथ साथ रोती रहेगी। उसे भी समय के साथ साथ अपने आप को संभालने की कोशिश करते रहने होंगे और जीवन के कठिनाइयों से रूबरू होने होंगे, क्योंकि उसको भी आगे बहुत लंबी सफर तय करनी है और तुम्हें हमेशा उसके साथ देने होंगे, नहीं तो वह भी समय से पहले मुरझा जाएगी, जो नहीं होना चाहिए। मैं भला कब तक तुम्हारे साथ रहूंगी। कुछ ही दिनों में मेरी भी बुलावा आ जाएगी तो मैं भी चली जाऊंगी। ऐसे में तुम अपने तरीके से सारे जिम्मेदारियों को समझने की चेष्टा करो, जो अब समय की मांग है। ऐसा नहीं कि अंजलि कुछ भी नहीं समझती है, मगर प्रकाश के वियोग से वह इस कदर टूट गई है कि अपने को संभालने में न जाने उसे कितने वर्ष लग जाएंगे, क्योंकि उसके साथ वह दुर्घटना हो गई है जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोची। ऐसे में वह भावनाओं में आकर आंसू बहाती रहती है और चुपचाप अपने दिनचर्या में लीन रहती है। तो कभी कभी बीते दिनों को लेकर सोचते हुए घंटों यूं ही बैठकर अपने जीवन के नफा नुकसान की गणित में उलझे रहती है और छुप छुप कर रोती रहती है। पूर्वा अपने पापा जी के फोटो के सामने घंटों खड़ी होकर भाव विभोर हो जाती है। अपने पापा जी को याद करते हुए आंसू बहाती है, तो कभी कभी अपने ही मन से बहुत से शिकायत करती रहती है। पापा जी, अपने मुझे अकेला छोड़कर चले गए। आपने कभी अपने मन की बात नहीं कहा, किसी से कभी कुछ शिकायत भी नहीं किया। आज आपके बिना हमारे घर बिल्कुल सुना हो गई है। माँ जी परेशान हो जाती है, नानी जी भी परेशान हो जाती है और मैं दिन रात आपको लेकर सोचती रहती हूँ। आपके प्रेरणा से मैंने अपनी दिनचर्या निभाती थी, अब मुझे प्रेरणा देने वाला कोई भी नहीं रहा और आपके प्रेरणा के बगैर मैं जीवन में कैसे सफलता हासिल कर सकती हूँ। पूर्वा मन ही मन सोचने लगी, पापा जी जीवन में बहुत तकलीफ उठाए हैं। तीन बेटे को पढ़ाई लिखाई करवाना कोई हंसी खेल नहीं है। आज 2 बेटे विदेश में पढ़ाई करके वहीं पर बस गया, एक बैंगलोर में बस गया, कोई भी घर में नहीं आता। इन सब बातों को लेकर केवल माँ जी नहीं, पापा जी भी बहुत परेशान रहते थे।
मगर अपने आप को संभालते हुए कभी किसी से शिकायत नहीं किया। मगर मेरी माँ जी बात बात पर उनसे लड़ाई करती थी और बहुत से अनाप शनाप कहती थी। इस कारण परेशान होकर पापा जी ने अपनी जान दे दी। मैंने अक्सर नानी जी को टोकते हुए सुना करती थी। नानी जी ने अक्सर मेरे माँ को समझाया करती थी कि पापा जी के साथ इस कदर पेश न आए, बात बात पर टोका न करे। मगर माँ जी नहीं मानती। अगर नानी जी के कथन पर अमल करती तो आज हम लोगों के यह दशा नहीं होती। पापा जी इस कदर जान न दे देते। यह केवल माँ के जीन के कारण ही ऐसा हुआ है। नानी जी ने तो बहुत बार समझाई थी मगर माँ जी ने ही नहीं माना, और अब हम लोग बिल्कुल अकेला हो गए। सब कुछ के एक सीमा होती है, मगर माँ जी सीमा के अतिरिक्त कड़वी बात करती रही, तभी आज हमारी ऐसी दशा हो गई है। अगर मैं भी कुछ कहूंगी तो उल्टा मुझे भी मार पिटाई करेंगी। मगर सच्चाई तो यह है कि पापा जी पर बिना मतलब के अनाप शनाप इल्जाम लगाने के कारण ही यह इस तरह से आत्महत्या जैसे कदम उठाए हैं, जो नहीं होना चाहिए था। अब हम लोग लाख कोशिश करके भी उन्हें वापस नहीं ला सकते, और हमें भी इस तरह अकेला परेशानियों के बीच जीवन बिताने होंगे। इसके अलावा और कोई उपाय भी नहीं रह गई है। पूर्वा अधिकतर समय माँ अंजलि के बजाय अपने नानी जी के साथ समय बिताती है और तरह तरह की बातों से अपनी भावनाओं को व्यक्त करती रहती है। नानी जी भी बहुत से बातों से पूर्वा को समझाने की कोशिश करती है, मगर पूर्वा के जीवन में जो हमेशा खालीपन सताती रहती है, उसकी भरपाई तो कोई भी नहीं कर सकता है। पूर्वा के मन में इस बात की एहसास जगती है कि माँ जी कारण ही पापा जी ने ऐसे कदम उठाए हैं। आथा समय के साथ साथ उसके मन में अपने माँ के प्रति एक विपरीत धारणाएं बनती चली गई। उसे अपने माता पिता के बीच होने वाले हर तरह के वार्तालाप याद आती है और अपने नानी जी से चर्चा करती है, जिस पर रुक्मणी देवी समझाते हुए कहती है, बेटी असल में विचार किया जाए तो इस घटनाक्रम के पीछे हम सब के कुछ ना कुछ दोष है, मगर सही ढंग से विचार किया जाए तो हमें किसी पर भी दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि समय के साथ साथ हमारे विचारधाराएं बदलती है। जमाना के साथ कदम मिलाकर चलना मनुष्यों के प्रवृत्ति होती है। ऐसे में जब जब हम जमाने के साथ ताल मिलाकर चलने की इच्छा जताते हैं तो हमें भी बहुत कुछ तकलीफ उठानी पड़ती है, जिसे हमें स्वीकार करने पड़ते हैं। ठीक उसी तरह हमारे घर में अर्थात तुम्हारे पापा जी ने अपने बच्चों के लिए जो जो काम किया है वह सभी समय की मांग थी। और यह भी होता है कि जब जब हम लोग कोई भी काम करते हैं उसमें बहुत से नफा नुकसान भी होती है। उस नफा नुकसान को स्वीकार करने की मानसिकता भी रहना चाहिए। हम लोग चारों ओर से लाभ उठाएंगे ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे कि सुख दुख दोनों बहनें हैं, ठीक उसी तरह नफा नुकसान दोनों जुड़वा बहनें हैं। एक तरफ जहां कुछ लाभ होंगे तो दूसरी ओर कुछ न कुछ तो नुकसान भी होंगे, मगर हम मनुष्यों समाज है कि इन बातों को मानने को तैयार नहीं होते, और यहीं से हमारे जीवन में दुखों की शुरुआत होती है। बातों बातों में रुक्मणी देवी कहती है, बेटी आज हमारे परिवार में जो भी हुआ है उसमें कोई सारे बात है। तुम्हारे जो भैया लोग हैं उनको शिक्षा देना जरूरी था, मगर बहुत ऊंचे दर्जे की शिक्षा देने की कोशिश में तुम्हारे माता पिता के ऊपर विपत्तियां आ गई है, क्योंकि हमारे जैसे मध्यम वर्गीय परिवार में बच्चों को ऊंचे दर्जे की शिक्षा देने की कोशिश करते हुए जो जो कठिनाइयों की सामना करना पड़ता है वह सारे हमारे साथ हुई है। अगर हम लोग भी बहुत ज्यादा पैसे वाले होते तो ऐसी विकट परिस्थिति हमारे साथ नहीं बनती। ऊपर से तुम्हारे भैया लोग पढ़ लिख कर तुम्हारे माता पिता के साथ जो विरूप मंतव्य किया वह अनुचित था, जिस कारण तुम्हारे माँ हमेशा तुम्हारे पापा जी को कोसती रही, जो निहायत ही अनुचित था। ऐसे में तुम्हारे पापा जी के मन में ऐसी भावनाएं जागृत हो गई और अपने आप में हीन भावनाओं से ग्रस्त होते चले गए, जो बाद में सभी के लिए नुकसानदायक साबित हुई है। मुझे बड़ी दिनों से इस बात की आशंकाएं थी और मैं हमेशा सावधान भी करती रही, मगर शायद ईश्वर की यही मर्जी थी, तभी हमारे परिवार में इतने कुछ घटनाएं हो गई है। ऐसे भी हमारे संसार में सदियों से चली आ रही नियम है कि बच्चे लोग पढ़ लिख कर जब अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं
तो पीछे मुड़कर नहीं देखते, उन्हें पीछे मुड़कर देखने में अपने आप में छोटे कद के लगते हैं। उन्हें अपमानित होने को जैसे एहसास होती है। इस कारण अपने परिवार अर्थात माता पिता से दूरियां बना लेना ही उचित समझते हैं। जैसे कि प्रशांत, सुशांत और कमलाकांत ने हम लोगों से दूरी बना ली। यही प्रकृति के नियम बन गई है। इस पर किसी को भी दोष देना निरर्थक है। हमें इन सबको अपनी किस्मत के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। हम लोग जितना भी उनके बारे में अफसोस जाहिर करते रहेंगे उतना ही दुखी हो जाएंगे। ऐसे में अब तक जो भी हुआ है उन सब के बारे में ज्यादा सोचे बगैर आगे की ओर बढ़ते चले जाना होगा और इन सबको हमारे भाग्य समझकर मान लेना ही सर्वोत्तम उपाय है। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।